नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय जितेंद्र योगी सर। आज हम बात कर रहे हैं कंपटीशन वाले जो फिजिक्स है उसकी बात कर रहे हैं। ऐसा टॉपिक उठा रहे हैं जिससे हर कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कार्य, ऊर्जा और शक्ति। क्या टॉपिक रहेगा? कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ये ऐसा टॉपिक है, इससे हर कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन के आते हैं। उन सारे क्वेश्चनों की आज हम बात करेंगे। कार्य, ऊर्जा और शक्ति, तीन टॉपिक ले रहे हैं, तीनों टॉपिकों के बारे में डिस्कस करते हैं। यानी कि क्या कह सकते हैं? वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी एंड पावर, इन तीनों टॉपिकों के बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं और एक एक टॉपिक के बारे में थोड़ा डेप्थ में डिस्कस करेंगे ताकि हमारे जो क्वेश्चन हो, ताकि हमारे गलत ना हो। जैसा भी किसी भी तरीके से अगर हमारा क्वेश्चन एग्जाम में आया है तो हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं वर्क के बारे में कि कार्य क्या है। जो वर्क है, जो क्या है कार्य। जनरली हम बात कर रहे हैं कि जो भी कुछ हमारे इवेंट हो रहा है, जो भी कुछ इवेंट होता है वो किसके अंदर काउंट होता है? कार्य के। क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, आप देख रहे हैं और आप लिख रहे हैं, या फिर कोई भी काम कर रहा है, रनिंग कर रहा हूँ, ये सब क्या है? कार्य। कोई भी इवेंट इस नेचर में, क्योंकि हमारी फिजिक्स की जो डेफिनेशन निकल के आती है वो क्या होती है? स्टडी ऑफ नेचर, यानी कि प्रकृति का अध्ययन। यानी कि जो कुछ भी इवेंट हो रहा है वो भी क्या होता है? कार्य के अंदर काउंट होता है। जनरली लैंग्वेज में बात करें तो, अगर हम जनरली बात करें तो कार्य क्या है? जो कुछ भी इवेंट हो रहा है, यानी कि मैं लिख रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, जो सारी चीजें किसमें आती है? वर्क में आती है। लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या होता है कि इसको कार्य नहीं माना जाता। फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या होता है? देखो, कार्य से किससे डिनोट करते हैं? कार्य को किससे डिनोट करते हैं? वर्क। वर्क को डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। कार्य को किससे डिनोट करते हैं? वर्क से डिनोट करते हैं, यानी कि डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। कार्य करने के लिए दो चीजें जरूरी होनी चाहिए, बल गुणा विस्थापन। क्या होना चाहिए? बल गुणा विस्थापन। बल से मतलब फोर्स, बल से मतलब फोर्स, और विस्थापन से मतलब डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन से मतलब डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, यहां एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे हम, फोर्स और W इज इक्वल टू एफ इंटू डी। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? एफ वेक्टर इंटू डी वेक्टर, एफ डॉट डी वेक्टर। यानी कि ये हमारा फोर्स होता है, यानी कि बल क्या होता है? इस तरीके से कि बल गुणा विस्थापन। अब देखो, विस्थापन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ये होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई पिंड है या फिर कोई भी क्या है, पार्टिकल है। ये एक पोजीशन पे, इसकी एक पोजीशन ये है ए, हमने इसको पुश किया, धक्का मारा, और थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल कहाँ आ गया? यहाँ। यानी कि पहले की जो पोजीशन थी इसकी ये थी, और अब जो पोजीशन है बी पर है। यानी कि पहले ए पर था और अब कहाँ है? बी पर है। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट जो काउंट होता है, विस्थापन जो काउंट होता है, वो क्या होता है कि दो पॉइंटों के बीच की न्यूनतम सीधी दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम सीधी दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। अब देखो, ध्यान से देखो, कार्य की परिभाषा यहीं से निकल के आ जाएगी। कार्य की परिभाषा यहां से निकलेगी कि ये हमारा पिंड था, हमने इसको क्या किया? पुश किया। क्या किया? पुश किया, धक्का मारा, तो ये पिंड यहां से खिसक के कहां गया? यहां आ गया। यानी कि पहले ये यहां था, अब कहां आ गया? यहां। यानी कि हमने इसको क्या दिया है? हमने इसको दिया है फोर्स। क्या दिया है? फोर्स दिया है। यानी कि फोर्स के बिना ये डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं था। फोर्स के बिना डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं था। कि हम इसको फोर्स नहीं देते, ये पिंड यहाँ रखा है, मैं इसको धक्का मारता ही नहीं, तो ये पिंड यहाँ की यहीं रखा रहता था, यहाँ की यहीं रखा रहता। अगर मैं 5 साल बाद भी आके देखता तो ये पिंड जो कण है मुझे यहीं मिलता। ठीक है, तो यानी कि इस विस्थापन के लिए हमें क्या जरूरी है? फोर्स जरूरी है। और फोर्स और विस्थापन दोनों किसके लिए जरूरी है? वर्क के लिए जरूरी है। दोनों किसके लिए जरूरी है? वर्क के लिए जरूरी है। अगर हम बल का और विस्थापन का अदिश गुणनफल कर दें तो क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? बल तथा विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। बल तथा विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। ठीक है, अब देखो, ये हमारा हो गया फोर्स, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब एक डेफिनेशन और निकल के आती है, वो क्या निकल के आती है? वो देखिए कि दूसरी डेफिनेशन, ये तो हमारी जनरल डेफिनेशन होगी। अब दूसरी डेफिनेशन क्या होगी वर्क की, जिसको हम फिजिक्स की लैंग्वेज में माना जाता है कि फिजिक्स परफेक्ट लैंग्वेज जिसको मानते हैं। परफेक्ट जो डेफिनेशन होती है क्या होती है कि किसी पिंड पर लगाया गया बल तथा बल की दिशा में
विस्थापन क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। बल की दिशा में विस्थापन क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। यानी कि किसी भी पिंड पर लगाया गया बल और बल की दिशा में कार्य, यानी कि हमने अगर फोर्स इसी डायरेक्शन में लगाया है और हमें डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में मिल रहा है, तो ये क्या हो गया? कार्य हो गया। किसी भी दिशा में बल की दिशा में लगाया गया, जो क्या हो गया? बल की दिशा में लगाया गया बल, यानी कि जो बल की दिशा में विस्थापन हो रहा है वो क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। यानी कि हम किससे डिनोट कर सकते हैं वर्क को? कि दो चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी, पहला फोर्स, दूसरा डिस्प्लेसमेंट। फोर्स, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बताया कि कोई कण एक स्थिति में आया, हमने उसको पुश किया, धक्का मारा, बल लगाया, बल लगाने के बाद उस पिंड की पोजीशन चेंज हो गई, उठ के कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। तो पहले कहाँ था, अब कहाँ आ गया? तो दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होगी, वो न्यूनतम दूरी और सीधी दूरी, वो क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं? न्यूनतम सीधी दूरी। न्यूनतम सीधी दूरी किसके बीच? यानी कि दो पिंडों के बीच की, दो पिंडों के बीच की न्यूनतम सीधी दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। विस्थापन को हमेशा किस में मापा जाता है? हमेशा सीधी रेखा में मापा जाता है। सीधी रेखा से क्या किया जाता है? काउंट किया जाता है। कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम सीधी दूरी क्या कहलाएगी? विस्थापन कहलाएगी। और ये हमेशा कैसी रेखा में देखा जाएगा, मापा जाएगा? सीधी रेखा मापा जाएगा। कि ऐसे नहीं है कि मैंने इस पिंड को पूरा मोशन करवाया, ऐसे ऐसे करके यहाँ भेजा तो ये मेरा विस्थापन होगा। नहीं, ये मेरा विस्थापन नहीं होगा। विस्थापन मेरा यही होगा, दो बिंदु के कितनी डिस्टेंस इसने कवर की है। ठीक है, अब हमारे कार्य की बात करते हैं कि बल क्या होता है। अब देखो, जो कार्य होता है ये हमारी कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। कार्य कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। तो क्वेश्चन यहां से भी होता है, कार्य कैसी राशि होती है? तो अदिश राशि होती है। कार्य कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। और इसका मात्रक, कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो यहां से हमारे पास क्वेश्चन किस तरीके से निकल के आते हैं कि विस्थापन और बल का अदिश गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। विस्थापन किसके ऊपर, जो कार्य होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है? फोर्स के ऊपर और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। किसके ऊपर? फोर्स के ऊपर और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और दो क्वेश्चन और बात करते हैं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों कैसी राशि है? तो ये दोनों कैसी राशि है? सदिश राशि है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसी राशि है? दोनों सदिश राशि है। तो हमारे कई बार क्वेश्चन कैसे आता है? राशियों के ऊपर आ जाता है कि कार्य कैसी राशि है। तो हमें पता चल गया कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि होती है। बल कैसी राशि है? तो बल सदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है? तो विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। अब हमें पता है कि जब हम इसको ऐसे करेंगे कि देखो, दो सदिश राशियों का योग, कैसे राशियों का? दो सदिश राशियों का योग, यानी कि हमने पढ़ा है मैथमेटिकल फॉर्म में a डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाता है? ए बी कोस थीटा। a डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है? ए बी कोस थीटा। तो हम इसको देखो यहां से देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट को अगर हम थोड़ा सा ऐसे मेजर करें तो किस तरीके से होगा। देखिए, यानी कि ये हमारा पास कोई एक पिंड है या फिर कोई एक कण है, हमें 37 तल, ये हमारा क्या है? 37 तल है। हमने इसको यहाँ तक विस्थापित करना है। हमने यहाँ से इस पिंड को किसी रस्सी से यहाँ से बांधा, फिर हमने इसको खींचना, यानी कि हमारे फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो ये डायरेक्शन होगी। फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? ये डायरेक्शन होगी। और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कौन सी होगी? ये डायरेक्शन होगी। तो इनके बीच में कोई ना कोई एंगल बनेगा, कोई ना कोई कोण बनेगा। और वो बनने वाला कोण हमने मान लिया क्या है? थीटा है। बनने वाला कोण क्या है? थीटा है। तो डी के रेस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा? डी कोस थीटा। डी के रेस्पेक्ट में जो क्या हो जाएगा? डी कोस थीटा। कोस थीटा के कोफिशिएंट को हम क्या करते हैं? यूज लेते हैं। तो यहां हमारे पास तो आ गया। तो हमारे पास इस W की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ डी कोस थीटा। क्या हो जाएगी? एफ डी कोस थीटा। हमें पता है कि यहां लिख देते हैं दो सदिशों का अदिश गुणनफल जो होता है उससे प्राप्त राशि कैसी होती है? अदिश राशि प्राप्त होती है। दो सदिशों के अदिश गुणनफल से कौन सी राशि प्राप्त होती है? अदिश राशि प्राप्त होती है। अगर हम सदिश के फॉर्म में लेके जाएं तो हमारा जो वर्क का फॉर्मूला बनेगा वो किस तरीके से बनेगा? इस तरीके से बनेगा। वर्क का फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा? इस तरीके से बनेगा कि W इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। W इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। तो यहां से हमारे पास काफी सारे क्वेश्चन निकल के आए। वो क्या क्या निकल के आए कि कार्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ वर्क क्या हो गई? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज
वर्क यानी कि बल तथा विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। बल तथा विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। बल को F से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को D से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, X से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और S से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम डिस्प्लेसमेंट की जो कोफिशिएंट है उसका यूज कर सकते हैं। बल को हमेशा किससे डिनोट करेंगे? फोर्स से डिनोट करेंगे। अगर हम बल के मात्रक की बात करें तो बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बल का मात्रक क्या हो जाता है? न्यूटन हो जाता है। यानी कि न्यूटन। और विस्थापन का मात्रक क्या हो जाता है? विस्थापन का मात्रक होता है यानी कि दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। एम से रिप्रेजेंट करते हैं तो यानी कि हम जूल किसको बोल सकते हैं? न्यूटन इंटू मीटर को। एन इंटू एम इज नोन एज जूल। m इंटू एन इज नोन एज जूल। यानी कि कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन इंटू मीटर यानी कि जूल। कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। अब देखिए यहां से हमारे क्वेश्चनों की बात करें कि विस्थापन कैसी राशि होती है? सॉरी, कार्य कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अगर एक कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट क्या है कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल कैसी क्वांटिटी प्राप्त होती है? अदिश राशि प्राप्त होती है। दो सदिशों के अदिश गुणनफल से जो राशि प्राप्त होती है वो कैसी होती है? अदिश राशि होती है। यानी कि दो सदिशों का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करें तो हमें क्या मिलता है? कोस थीटा के कोफिशिएंट पे आता है। अब यहाँ हमारा थीटा किस तरीके से वेरी करता है? देखो, सबसे पहले हम इस फॉर्मूले से एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं कि किसी भी पार्टिकल का अगर हमें बल दे रखा हो, विस्थापन, क्योंकि कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्या होता है कि छोटे छोटे न्यूमेरिकल दे दिए जाते हैं और उससे क्या होता है कि स्टूडेंट थोड़ा सा जो फिजिक्स को लाइक नहीं करते, जिनको फिजिक्स से थोड़ा सा डर लगता है, वो क्या करते हैं? न्यूमेरिकल देखकर क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी। एक्चुअल में न्यूमेरिकल में कुछ नहीं होता, हमें थोड़ा सा क्या है कि हमें अपना सेल्फ माइंड यूज में लेना होता है। जब हम स्टेप टू स्टेप पढ़ते जाते हैं तो हमें कितना भी बड़ा न्यूमेरिकल आ जाए, छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, हम न्यूमेरिकल को अगर हम क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ गए तो हमें न्यूमेरिकल सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए एक छोटे से न्यूमेरिकल से हम इस फॉर्मूले को प्रूफ करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, देखिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं। देखिए अगर हमारा, देखिए क्वेश्चन डायरेक्टली लिख देते हैं। अगर हमारा फोर्स क्या है, मान लिया कि 2xi कैप या फिर 2i कैप, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 2xi कैप और 3j कैप। ओके, ये हमारा क्या है? न्यूटन फोर्स है। और हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट मान लिया हमने 3xi और 5j मीटर। ये हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। अब हमें क्या निकालना है? हमें यहां से निकालना है वर्क, कि इन दोनों में वर्क कितना किया हुआ है। तो ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, कुछ नहीं है, इतना सा देख के हमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आर्ट्स वाले स्टूडेंट क्या होता है, कंपटीशन में जो फिजिक्स आती है फिजिक्स को छोड़ देते हैं। हमें छोड़ना नहीं है। देखो क्या करना है, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F डॉट डी वेक्टर। हमें पता है कि ये कैसी राशि है? क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? सदिश राशि है। कैसी राशि है? वेक्टर क्वांटिटी है। हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए किसका? अगर हम वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं तो ये, अगर स्केलर फॉर्म में यानी अदिश के फॉर्म में ले रहे हैं तो ये, और हमारा जनरली फॉर्मूला तो ये होता है ये F डॉट डी वेक्टर। F डॉट डी क्या होता है? F डॉट डी वेक्टर। ऐसे लिख लीजिए, F डॉट डी वेक्टर की बल गुणा विस्थापन क्या कहलाता है? हमारा कार्य कहलाता है। अब देखिए हमारे पास सारी की सारी वैल्यू दी हुई है। उस क्वेश्चन में हमें वैल्यू दे रखी है, हमें कुछ नहीं करना, ओनली उन क्या करना है? हमें क्वेश्चन में वैल्यू जमा करनी है। जब हमने क्वेश्चन में कुल वैल्यू पुट कर दी तो हमें मल्टीपल, भाई जोड़ बाकी गुणा भाग इतना तो हमें आना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स हमें तभी समझ में आ सकते हैं जब हमारी मैथमेटिकली टर्म्स थोड़ी सी क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो। क्योंकि फिजिक्स में मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला और न्यूमेरिकल, चार चीज़ों से मिलकर हमारी फिजिक्स बहुत ईजी हो जाती है। अगर हमें फॉर्मूले याद हैं, हमारी मैथमेटिकल टर्म अगर और भी अच्छी है और हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो हम न्यूमेरिकल करने में इजी कर सकते हैं। न्यूमेरिकल तो बाद का पार्ट है, इससे पहले हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए और थोड़ा सा क्या होना चाहिए? मैथमेटिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो अगर देखते हैं, अगर हम f की वैल्यू रखें तो f की वैल्यू क्या हो गई? 2xi कैप प्लस 3j कैप, ये तो हो गई। और डॉट किसका है? डिस्प्लेसमेंट का, यानी कि 3xi कैप और 5
जे कैप। ओके, अब हमें पता है कि ये हमारा कैसे होगा कि हमारा ये x का x के साथ ही मल्टीप्लाई होगा और j का j के साथ मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज सारे क्या हो जाता है, जीरो। अगर हम i कैप डॉट i कैप का प्रोडक्ट करें इज 1, इनकी वैल्यू j कैप और j कैप की वैल्यू करें तो भी 1 और k कैप और k कैप की वैल्यू करें तो 1। अदरवाइज हम i कैप डॉट j कैप करते हैं तो 0, आई कैप डॉट के कैप करते हैं तो भी 0, यानी कि ऐसे सारे अदर प्रोडक्ट्स में सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। सेम सेम आई कैप का आई कैप के साथ 1, जे कैप का जे कैप के साथ 1, के कैप का के कैप के साथ 1। तो यहाँ देखिए आई कैप का आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x, ये 0 हो गया। और जे कैप का जे कैप के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 15। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास जो x के कोफिशिएंट है या तो हम इसको हटा देते हैं, हटा देंगे तो ये हो गया हमारे पास 16 प्लस ये, तो हमारे पास जो वर्क आएगा वो क्या आएगा 21 जूल आ जाएगा। वर्क जो होगा 21 जूल हो, क्योंकि डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में लेंगे तो हमारे पास क्या तीनों डायरेक्शन आ जाएगी। तो हमने इसको क्या किया, ओनली ऐसे सिंपली कोफिशिएंट में इसके फॉर्म में जमा लिया। ठीक है, तो ऐसे हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि ऐसा हमारे पास अगर न्यूमेरिकल आ जाए कि 2i कैप और 3j कैप न्यूटन है और 3i कैप 5j कैप मीटर है, तो हमारे पास वर्क क्या होगा, तो वर्क हमारा कितना हो जाएगा, किया गया कार्य 21 जूल हो जाएगा। किया गया कार्य कितना हो जाएगा 21 जूल हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपको अच्छे से और मॉडिफाई हो जाए। तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं कि यानी कि हमारे फोर्स की वैल्यू क्या दे रखी है 15 आई कैप एंड इसकी दे रखी है 3 जे कैप, ये न्यूटन। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है हमारे पास 3 आई कैप एंड 10 जे कैप, ये हो गया मीटर में। किस में हो गया, मीटर में हो गया। हमें क्या निकालना है, वर्क। वर्क का फॉर्मूला हमारे माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए, एफ डॉट डी वेक्टर। तो एफ की वैल्यू क्या है हमारे पास, वर्क इज इक्वल टू एफ की वैल्यू क्या है 15 आई कैप 3 जे कैप डॉट 3 आई कैप प्लस 10 जे कैप। हमें क्या करना है, आई का आई के साथ और जे का जे के साथ करना है। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो गया 15 इन 3 जा 45 और ये हो गया आई का आई के साथ 1 हो गया और ये कितना हो गया 30। तो हमारे पास किया गया कार्य कितना हो जाएगा 75 जूल हो जाएगा। किया गया कार्य कितना हो जाएगा 75 जूल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं उनको हम सोल्व कर सकते हैं। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखिए कार्य के प्रकार। कार्य के प्रकार, टाइप्स ऑफ वर्क, कितने प्रकार से कार्य पॉसिबल होता है। तो 3 टाइप से कार्य होता है। एक होता है धनात्मक कार्य। क्या होता है, धनात्मक कार्य। ठीक है, एक होता है शून्य कार्य। क्या होता है, शून्य कार्य यानी कि जीरोथ लो। और एक होता है, थर्ड होता है ऋणात्मक कार्य। कि सर ऋणात्मक कार्य भी होता है कि किया गया कार्य ऋणात्मक भी होगा, तो बिल्कुल होगा। क्या होगा, बिल्कुल होगा। ये हो गया हमारा पॉजिटिव वर्क, ये हो गया जीरोथ वर्क, और ये हो गया हमारा नेगेटिव वर्क। देखो पॉजिटिव वर्क कब होगा और नेगेटिव वर्क कब होगा और जीरो वर्क कब होगा। अभी हमने जब वर्क की डेफिनेशन दी तो हमने क्या कहा था कि अगर हमारा बल, किसी वस्तु पर लगाया गया बल विस्थापन की दिशा में लगता है, किस में लगता है, यानी कि बल किस में लगे, विस्थापन की दिशा में ही लगे, तो वो हमारी ऐसी कंडीशन को हमें देखना पड़ेगा। तो पहली कंडीशन हो गई हमारे पास पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क के लिए हमारे पास यदि बल तथा विस्थापन, यदि बल तथा विस्थापन समान दिशा में हो,
यानी बल तथा विस्थापन समान दिशा में हो। नहीं समझे, यानी कि क्या कह सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 डिग्री, क्योंकि हमने कोफिशिएंट क्या लिया था, W इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। क्या लिया था, W इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू है, थीटा के ऊपर डिपेंड है कि हमारा थीटा जैसा होगा हमारा वर्क फंक्शन वैसा ही होगा, किया गया कार्य वैसा ही हमें मिलेगा। तो देखो कैसे मिलेगा, अगर हमारा थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा, थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो देखो कैसी कंडीशन होगी, बल तथा विस्थापन समान दिशा में हो तो किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। अब देखो कैसे, ये हमारा कोई पिंड है, ठीक है, हमें डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में करना है, हमें डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में करना है, और हम फोर्स भी किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, इसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो यानी कि फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन है, तो इनके बीच में बनने वाला एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। इनके बीच में बनने वाला एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो फॉर्मूले से देखेंगे, एफ इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा। तो हमारे पास डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी कोस क्या है, 0 डिग्री है, क्योंकि थीटा क्या है हमारे पास, 0 डिग्री। चूंकि हम जानते हैं कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो हमारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी आ जाएगा, किया गया कार्य क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी आ जाएगा। यानी कि हमें जो वर्क हो रहा है वो कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, यानी कि बल की और विस्थापन की दिशा कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अब यहां से क्वेश्चन किस टाइप से आता है वो देखिए, यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा और विस्थापन की दिशा समान हो तो किया गया कार्य कैसा होगा, तो किया गया कार्य कैसा होगा, धनात्मक होगा। अब देखो एक दिशा में डायरेक्ट काम कर रहे हैं तो धनात्मक। अब देखिए शून्य का कार्य, देखिए शून्य कार्य कैसे होगा, जीरो लो कैसे होगा, यदि बल तथा विस्थापन, बल तथा विस्थापन परस्पर लंबवत हो, बल तथा विस्थापन क्या हो, परस्पर लंबवत हो, यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। लंबवत का मतलब परपेंडिकुलर, यानी कि ऐसी डायरेक्शन होनी चाहिए, ऐसी कि हमारा डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में जा रहा है और फोर्स हमारा कैसा लग रहा है, अपोजिट, यानी कि लंबवत, परपेंडिकुलर कंडीशन में लग रहा है, लंबवत लग रहा है, या फिर इसके नीचे लगे, या तो ऊपर की साइड लगे या नीचे लगे, यानी कि कैसी भी कंडीशन हो, इनके बीच में जो बनने वाला एंगल है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कैसे, कि ये हमारा कोई पिंड है, इस पर फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं और इसका विस्थापन हमें किस डायरेक्शन में मिले, लंबवत डायरेक्शन मिले, तो इनके बीच में जो बनने वाला कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। कैसे होता है, अभी हम इसका एक एग्जांपल देंगे, समझाएंगे। देखिए पहले इसको सोल्व करते हैं। W इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ डी कोस थीटा। हमारे पास कोस की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री है, कोस की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री है, कोस की वैल्यू सॉरी क्या है, 90 डिग्री है। हमें पता है चूंकि कोस 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। कोस 90 की वैल्यू 0 हो जाती है। जब 0 वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो सारी की सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0 होते, यानी कि किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 0। एग्जाम्पल आता है, कुली द्वारा किया गया कार्य, कुली द्वारा किया गया कार्य। अब देखो ये हमें समझने में, जनरल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो ऐसा होता है कि सर ऐसा भी होता है, लेकिन एक्चुअल में अगर हम फिजिक्स की बात करें तो ऐसा होता है। अगर फॉर एग्जांपल हम थोड़ा सा यहाँ ले लेते हैं, फिर इसको रफ कर देंगे। ये हमारा कोई कुली है, ये हमारा क्या है, कोई कुली है, आंख नाक भी बना देते हैं, और बेचारा अपने सर पे ऐसे वजन लेके जा रहा है, मान लिया 20 केजी का वजन लेके जा रहा है। हमारे सर पे कैसा वजन लेके जा रहा है, ऐसे 20 केजी का वजन लेके जा रहा है। ये कोई कुली है और ये अपने सर पर कैसा लेके जा रहा है, 20 केजी का वजन लेके जा रहा है। किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है, इस डायरेक्शन में लेके जा रहा है। क्षैतिज तल पे इसके डिस्प्लेसमेंट की दिशा कैसी होगी, ऐसे जा रहा है। कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। लेकिन
इस मास की, इस पार्टिकल की वजह से इसका जो फोर्स लगेगा, इस पार्टिकल की वजह से इसका जो फोर्स लगेगा वो किस तरफ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, यानी कि फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल की वजह से कैसे लगेगा, नीचे की, जबकि डिस्प्लेसमेंट हमारा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और इसका फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, अपोजिट यानी लंबवत डायरेक्शन में। तो इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कैसा हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यानी कि किए गए कार्य की वजह से, किए गए कार्य की वजह से, यानी कि कार्य तो कर रहा है लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में जीरो कर रहा है। ऐसा मत कह देना कि तुम रेलवे स्टेशन पे पहुंच के कुली से बोलोगे कुली सामान उठा, और बाद में उसने सामान उठा भी दिया और आपको जहां जाना है वहां तक पहुंचा भी दिया, बाद में कहोगे हमने तो फिजिक्स में पढ़ा है कि किया गया कार्य जीरो होता है, तूने तो कुछ काम किया ही नहीं। तो बेटा ऐसी कंडीशन में वो तुम्हारे कौन कौन से काम करेगा वो आप जान लेना उस टाइम पे। तो वहां ऐसी कंडीशन में आप मान ही लेना कि उसने कार्य किया, लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज इसको क्या बोलती है कि ये कार्य किया है, वो जीरो किया, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है, अजीब सा लग रहा होगा सुनने में कि क्योंकि कंडीशन क्या कहती है कि बल और विस्थापन परस्पर लंब तो 90 डिग्री आ रहा है, विस्थापन इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में, इनके बीच में बनने वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कुली द्वारा किया गया कार्य है वो जीरो होता है, शून्य होता है। इससे डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि कुली द्वारा यदि किसी प्लेटफॉर्म पर एक कुली 50 न्यूटन या फिर 50 केजी का कोई बक्सा उठा के लेके जा रहा है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। हम सोचते हैं कि कार्य तो होगा क्योंकि 50 किलो का वेट है, उठा के लेके जा रहा है, तो कुछ ना कुछ कार्य कर रहा है, लेकिन हम ये नहीं सोचते, इस कंडीशन को भूल जाते हैं और हम जो मन चाहे ऑप्शन क्लिक कर देते, तो हमारा क्वेश्चन वहां क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो कंडीशन क्या होगी, यदि बल और विस्थापन परस्पर लंबवत हो तो कंडीशन जो जीव कार्य होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जो हमने मैथमेटिकली भी प्रूफ कर लिया। अब देखिए ऋणात्मक कार्य कैसे होता है। ऋणात्मक कार्य कैसे होता है कि सर कार्य ऋणात्मक होता है, बिल्कुल होता है। कैसे होता है देखते हैं। ऋणात्मक कब होगा, यदि कंडीशन है ये, यदि बल तथा विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हो, बल तथा विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हो, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में हो। यानी कि क्या कहना चाह रहा है कि हमारा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो और फोर्स इस डायरेक्शन में मिले, तो इनके बीच में जो ये एंगल बन रहा है, इनके बीच में जो ये बनने वाला एंगल है वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। यानी कि क्या कहना चाह रहा है कि थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। कैसी होनी चाहिए, एक दूसरे के अब अगेंस्ट हो, विपरीत दिशा में हो, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो हमें देखना है कैसे होगा। देखिए कि यानी कि क्या कहना चाह रहा है कि ये हम यहाँ देखते हैं कि हमारा जो पिंड है, हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट हमें क्या मिले, अपोजिट डायरेक्शन मिले, तो इनके बीच में जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। तो इसको मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं, एफ डॉट डी कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 180 डिग्री है। चूंकि कोस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। कोस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, माइनस, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू -1 यहाँ करेंगे तो एफ डॉट डी आ जाएगा। यानी कि हमें जो कार्य मिल रहा है वो कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। कैसे मिलेगा सर, नेगेटिव कैसे मिलेगा, हमारे ऐसे थोड़ी आता है, हमारे तो क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन कैसे आएंगे, अब देखो एग्जाम्पल, यहां से क्वेश्चन बनता है। स्प्रिंग क्या होती है, यानी कि यहां से मैंने स्प्रिंग बांध रखी है एक दीवार से और मैंने यहां से इसको खींचना प्रारंभ किया, यानी कि मैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं। जैसे ही मैं इसको फोर्स इधर लगा रहा हूं और ये क्या करती है, स्प्रिंग वापस पीछे आने का प्रयास करती है। वापस हमने कभी स्प्रिंग को खींचा है ना ऐसे, तो स्प्रिंग अपने आप से वापस पीछे आने को प्रयास करती है। तो यानी कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, या फिर जो हम ऐसे करेंगे, यानी कि हम डिस्प्लेसमेंट उधर जा रहे हैं, फोर्स इसको, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, हम इसको इधर खींचना चाह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहे हैं, लेकिन इसका फोर्स आ रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे भी ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। दूसरा एग्जांपल क्या होगा, घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। घर्षण बल कैसे, यानी कि कोई पार्टिकल है, ये हमारे क्षैतिज तल पे हमने इसको क्या किया, मोशन करवा रहे हैं इस डायरेक्शन में, फोर्स हम इस डायरेक्शन में, इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स Fs से जिसको निरूपित करते हैं, यानी कि Fs कहाँ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। घर्षण बल का जो घर्षण बल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हम इस क्षैतिज तल पे इधर जा रहे हैं,
हम क्षैतिज तल पे हम इधर दौड़ लगा रहे हैं और तो हमें क्या करता है, ये विपरीत दिशा में धकेलता है। तभी तो हम जैसे दौड़ लगाते हैं घर्षण बल के कारण, हमारे रनिंग करते तो हमारे पैरों में दर्द क्यों होता है। क्वेश्चन आता है कि रनिंग करते हुए धावक के पैरों में दर्द कौन से बल के कारण होता है, तो घर्षण बल के कारण होता है, क्योंकि धावक आगे दौड़ता है और घर्षण बल उसको पीछे खींचता है, घर्षण बल उसको क्या करता है, पीछे की। तभी तो हम जब घर्षण बल का, हमने एक बॉल को ऐसे जमीन पे लुढ़काई, थोड़ी देर बाद बॉल रुक जाती है। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो बॉल भगती जाती रुकती ही नहीं। तो यानी कि फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, अगेंस्ट डायरेक्शन में वर्क करता है, यानी कि हमारा डिस्प्लेसमेंट जिधर जा रहा है उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में फोर्स रोकने का प्रयास करता है, पीछे की ओर धकेलता है। तो कंडीशन कैसी आ जाती है, विपरीत कंडीशन आ जाती है एक दूसरे की। हम जाना आगे चाह रहे हैं और कोई चीज हमें क्या कर रही है, पीछे की ओर भेज रही है, तो वो क्या हो जाएगी, विपरीत कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन पे हमारे कार्य 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से हो गए, दोबारा देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन से बात करेंगे कि इनका क्वेश्चन कैसे होगा, कि जो हमारा ये होगा कि धनात्मक कार्य क्या होगा। धनात्मक कार्य क्वेश्चन कैसे बनता है, जब बल तथा विस्थापन समान दिशा में हो तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, 0। जब बल तथा विस्थापन समान दिशा में, एक ही दिशा में, हम फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, तो हमारा जो वर्क हो रहा है 0 हो रहा है। फिजिक्स क्या बोलती है कि जब हमारा बल और विस्थापन एक ही डायरेक्शन में हो तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। किया गया कार्य क्या होगा, पॉजिटिव, धनात्मक मिलेगा, क्योंकि हम जिस दिशा में जा रहे हैं उसी दिशा में बल लगा रहे हैं, तो यानी कि जो कार्य कर रहे हैं धनात्मक कर रहे हैं। 0 क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी कुली द्वारा किया गया कार्य 0। भैया कुली से मत कह देना कि आपने कुछ किया ही नहीं, आपने कुछ किया ही नहीं, हम आपको पैसे नहीं देंगे, वरना वो आपके सारी फिजिक्स और केमिस्ट्री तो आपको कन्वर्ट करके देगा, फिजिक्स भूगोल सारे जो भी आपके नक्शे हैं सारे बना देगा वो। तो देखिए कि अगर कंडीशन कैसी हो कि ये दोनों क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर कंडीशन हो, ऐसे इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। फोर्स इधर लगा रहे तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे आना चाहिए या फिर नीचे आना चाहिए, फोर्स लगा रहे तो डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर कंडीशन में आना चाहिए। तो यानी कि कुली ने यहाँ सर पे क्या कर रखा है, वजन रख रखा है, ऐसे इस कंडीशन में ऐसे वजन रख रखा है, मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, लेकिन ये जो वेट है ये मुझे जो इसका फोर्स लग रहा है नीचे की ओर लग रहा है, जबकि डिस्प्लेसमेंट कैसा है, सीधा है। डिस्प्लेसमेंट में सीधा जा रहा हूँ और फोर्स मेरे नीचे की ओर लग रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा कि उस कंडीशन में परपेंडिकुलर थीटा 90 डिग्री कोस 90 इज इक्वल टू 0, और कोस 90 0 होते जब हम यहाँ 0 रखेंगे और 0 को हम किसी भी संख्या से गुणा करेंगे, टोटल वैल्यू क्या कर देता है, 0 कर देता है, यानी कि फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, वर्क जो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेकंड देखो नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क कैसे होगा, ऋणात्मक कार्य कैसे होगा। सर ऋणात्मक कार्य कैसा, बिल्कुल होता है भाई, कैसे होता है देखिए, अगर बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, विपरीत हो यानी अगेनिस्ट हो, वो उधर जा रहा है ये इधर आ रहा है, तो हमारे अगेनिस्ट डायरेक्शन, यानी कि मैं इसको इधर भेजना चाह रहा हूँ और ये मुझे इधर भेज रहा है, तो इन कंडीशन में जो एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। इन कंडीशन में जो एंगल बनेगा कैसा बनेगा, 180 डिग्री पे बनेगा। तो यहाँ पे हमारा जो किया गया कार्य कैसा होगा, नेगेटिव। तो हमारे क्वेश्चन में क्या होता है कि स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य कैसा मिलता है, ऋणात्मक प्राप्त होता है। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है, ऋणात्मक मिलता है। और कुली द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है, शून्य कार्य होता है। और अगर हम सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो किया गया कार्य कैसा होता है, धनात्मक होता है। तो हमारे 3 टाइप के कार्य होते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे के टॉपिकों के बारे में डिस्कस करें। ओके, ले लिया। अब एक देखिए, हमें वर्क कैसे निकालना है। हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चले जाए तो हमें वर्क फंक्शन कैसे निकालना है, एक पॉइंट से दूसरे पे चले जाएं तो हमें वर्क कैसे निकालना है। देखिए रजिस्टर कहाँ गए, ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। देखिए एक हमारा वर्क निकालने का तरीका ये भी है कि x1 से x2 लेके जाएं तो हमारा बल कैसे निकलता है। x2 से x, जो यदि हम लिख दें कंडीशन, यदि किसी पिंड को x1 से x2 तक ले जाने में लगाया गया बल कार्य को निरूपित करता है। किसको निरूपित करता है, कार्य को निरूपित करता है। कैसे करेगा, देखिए यहाँ हमारे पास कंडीशन क्या है, F की कंडीशन है। किसकी कंडीशन है, F की कंडीशन है। तो देखिए यहाँ हमने एग्जाम्पल से लेते हैं। यहाँ हमने एक एग्जाम्पल लिया कि F इज इक्वल टू क्या हो गया, F इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास,
ये हो गया हमारे पास 5x + 3, ये हमारे पास क्या हो गया, F फोर्स हो गया। तो हम इसको क्या कर देंगे, W = x1 to x2। अगर हम क्या करें, एक एग्जांपल ले लिया हमने कि हम एक जो कंडीशन है x2, हम इन x1 और x2 को क्या मान लें, कोई वैल्यू मान लेते हैं कि हम क्या मान लेते हैं कि x = 0 से x1 = 0 से x2 = 5 मीटर तक ले जा रहे हैं हम इसको। तो यानी कि हमारी लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से 5 मीटर हो जाएगी। 0 से क्या हो जाएगी, 5 मीटर। फोर्स की वैल्यू रख दी 5x + 3.dx। तो हमें इसका क्या करना है, समाकलन करना है। इसके क्या करना है, समाकलन। देखिए समाकलन करना है तो थोड़ा सा मैथमेटिकली हमें अप्रूव्ड वो होना चाहिए। तो देखिए 5 तो हमारा कांस्टेंट है, 5 तो हमारा क्या है, बाहर आ जाएगा। x का क्या हो जाएगा, x²/2 क्या हो जाएगा, x²/2। और 3 का क्या हो जाएगा, 3x। यहाँ हमारे पास लिमिट हो जाएगी 0 से 5, क्या हो जाएगी, 0 से 5। अब ध्यान से देखिए, जब हम इसको 5 करेंगे, देखिए जो हमारा फोर्स आ रहा है कितना आ जाएगा, 5। अब पहले हम अपर लिमिट रखते हैं, बाद में हम लोअर लिमिट रखते हैं। तो पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो 5 × 25/2 +15 माइनस बाकी सारी तो क्या हो जाएगी, 0/0 कहीं भी रखे तो सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो 25 पंजे 125, 125/2 + 15। तो ये हमारा जो आया, ये वर्क आया है। यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करके हम कैसे निकाल सकते हैं, वर्क फंक्शन भी निकाल सकते हैं। यानी कि जो हम क्या कर सकते हैं कि हमारी लिमिट क्या होगी, हम एक से दूसरे की ओर लेके जा रहे हैं, एक से दूसरे की ओर लेके जा रहे हैं। तो हमारा वर्क है, यानी कि जो लिमिट हो जाएगी 0 से u, और हम जो एक पिंड से दूसरे पिंड यानी x1 से x2 तक ले जाने में जो फोर्स लगा रहे हैं वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, हमारे कार्य को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम देखेंगे कि हमने आज के वीडियो में देखा कि कार्य को हमने काफ़ी विस्तार से पढ़ा। इससे क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चनों के बारे में हमने डिस्कस किया। तो जैसे जैसे हमारे क्वेश्चन आते जाएंगे, जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल भी सोल्व करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, स्टूडेंट क्या न्यूमेरिकल को देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है, नर्वस हो जाता है कि नहीं आती हमें। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम धीरे धीरे सब कुछ पढ़ेंगे। आज हमारा जो वर्क है, कल हम पढ़ेंगे एनर्जी की फॉर्म में पढ़ेंगे, कल हम पूरी एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ नया सीखने को मिलता है और आपको लगता है कि हमारी फिजिक्स पहले से बेटर हो रही है या फिर हमने कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और सारी वीडियो और कॉन्सेप्ट वाली फिजिक्स आपको मिल सके। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।